हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो हमने सीडीपी यानी कि जो बाल विकास है उसे लिया है। ठीक है। और जो ये टॉपिक है अधिगम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप सबको पता है कि इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। हर सीटेट का जो एग्जाम होता है, टेट हो या सीटेट हो, हर दोनों एग्जाम में आपको 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, बिल्कुल ध्यान से 1 बाय 1 जितने भी पॉइंट्स हैं उनको पढ़ते जाएंगे और कोई भी जो पॉइंट है उसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। वीडियो आप शुरू से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। आपको सारी चीजें एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आता है, कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आती है, तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज जो ये अधिगम है, यानी कि इसको इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं। ठीक है। अधिगम लर्निंग, लर्निंग का मतलब ही आप समझ रहे होंगे कि लर्निंग का मतलब होता है सीखना। ठीक है। तो जो अधिगम है, इसका जो अर्थ होता है वो सीखना होता है। और जो ये सीखना यानी कि जो लर्निंग का प्रोसेस होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है। ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जब व्यक्ति जन्म लेता है, यानी कि व्यक्ति के जन्म के बाद से ही व्यक्ति सीखना प्रारंभ कर देता है। ठीक है। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके बाद ही वो सीखना प्रारंभ कर देता है। ठीक है। और जीवन के अंतिम पड़ाव तक जाने अनजाने विभिन्न रूपों में सीखता रहता है। मीन्स ये है कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तब इसे सीखना शुरू कर देता है और व्यक्ति तब तक सीखता है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है। ठीक है। वो अपने मृत्यु के पहले तक, यानी मृत्यु तक, अपने जीवन के लास्ट पॉइंट तक भी वो सीखता रहता है। कभी जान के, कभी जानबूझकर, कभी अनजाने में, मतलब जाने अनजाने किसी भी रूप में वो सीखता रहता है। ठीक है। कभी वो जानबूझ के उसको लगता है, कभी वो अपने इंटरेस्ट से कि हाँ मैं ये भी जानना चाहिए, ये कैसे होता, वो कैसे होता, ऐसे भी इंसान सीखता है। और कभी कभी अनजाने में भी सीख लेता है। ठीक है। तो ये चीजें जो है, जो अधिगम है, जो लर्निंग है, वो जीवन पर्यंत व्यक्ति की चलती रहती है। ठीक है। इसको जो है जो अधिगम यानी कि जो लर्निंग है, इसको विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। ठीक है। तो जो क्रो एवं क्रो हैं, इन्होंने अपना एक अलग मत दिया है कि जो सीखना है यानी कि जो लर्निंग है वो आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। ठीक है। सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। ये किसने कहा था? ये क्रो एवं क्रो के अनुसार उन्होंने कहा था। ठीक है। दूसरा वैज्ञानिक है विलियम मैकडूगल। इन्होंने कहा था कि जो व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन होते हैं उन्हें अधिगम कहा जाता है। ठीक है। किसी व्यक्ति का जो व्यवहार है उसमें जो होने वाले परिवर्तन है वो अधिगम कहलाते हैं, यानी कि लर्निंग कहलाते हैं, सीखना कहलाते हैं। ठीक है। वैसे होता भी ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी चीज सीखता है, ठीक है, जब तो उसके व्यवहार में कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिल जाता है। सपोज दैट आप कोई भी बालक देखते हैं, उसको जब वो उसका जब जन्म होता है तो उसे कुछ भी नहीं पता होता। जब आप उसको धीरे धीरे कुछ ना कुछ सिखाते हैं और वो अपने आप से सीखता है तो उसको उसमें ना चेंजिंग देखने को मिल जाती है। आपको आप देख सकते हैं कि हाँ उसने चेंज किया है। ठीक है। किसी भी वस्तु को आज वो गलत तरीके से बोल रहा है, फिर 2 4 10 दिन बाद वो धीरे धीरे सही बोलने लगता है, तो चेंजिंग उसमें नजर आने लगती है। ठीक है। तो यही है लर्निंग, यानी कि सीखना। जब व्यक्ति सीख जाता है तो वो चीजें सुधार लेता है और वो आपको देखने को मिलती जरूर है। ठीक है। नेक्स्ट है गेट्स। गेट्स के अनुसार इन्होंने कहा कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में होने वाला संशोधन ही अधिगम है, यानी एक्सपीरियंस और जो ट्रेनिंग होती है। हाँ, कहने का मतलब कि जो व्यक्ति किसी भी चीज को एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है और जो प्रशिक्षण उसको मिलता है, उसके बाद जो परिवर्तन होता है, जो सुधार होता है, वही अधिगम कहलाता है। ठीक है। और कुछ चीजें होती है जिनको हम की अधिगम के श्रेणी में नहीं ला सकते हैं, जैसे कि जो परिपक्वता है, यानी जो मेच्योरिटी होती है व्यक्ति में, जो मेच्योरिटी आती है टाइम से, एज के अकॉर्डिंग, उसको हम लर्निंग नहीं कर सकते। वो नेचुरल है, वो तो आती ही है। ठीक है। नेक्स्ट है किसी बीमारी के थ्रू अगर कोई चेंजिंग आती है तो वो सीखना यानी लर्निंग नहीं कही जाएगी। थकान, यदि व्यक्ति कोई थका है तो वो भी नहीं। नशीले पदार्थ, यानी कि उसने नशीले पदार्थ का सेवन किया हुआ है, उसके बाद अगर कोई चेंजिंग आपको देखने को मिल रही है तो उसको हम अधिगम यानी कि लर्निंग नहीं कहेंगे। ठीक है। और जो संवेगात्मक विकास व्यक्ति में होता है, ये भी एक नेचुरल होता है, इसको भी हम लर्निंग नहीं कहेंगे। वो सीखता नहीं, वो नेचुरल होता है। ठीक है। तो इन सबसे जो व्यवहार में होने वाले परिवर्तन है उनको अधिगम की श्रेणी में नहीं रखेंगे। ठीक है। ये अधिगम की श्रेणी में नहीं है। और वैसे तो इसमें सभी क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है कि इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो अगर ये एग्जाम में आ जाते हैं कि ये सारी चीजें क्या अधिगम है, तो ये अधिगम नहीं है। आप आराम से देख सकते हैं, आपको पता होगा क्योंकि हमने पढ़ा दिया, तो आपको से ये गलती नहीं होगी, ऐसा हमें उम्मीद है। ठीक है। नेक्स्ट है अधिगम की विशेषताएं।
अधिगम जो है एक सतत एवं अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जो लर्निंग की विशेषताएं होती हैं वो है कि लर्निंग जो है वो सतत एवं अनवरत, यानी हमने ऊपर ही बताया है कि जो लर्निंग है व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जब व्यक्ति अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक यानी लास्ट स्टेज तक वो सीखता रहता है। नेक्स्ट है अधिगम सार्वभौमिक है, यानी सीखना सार्वभौमिक। ये सार्वभौमिक सत्य है कि जब व्यक्ति जन्म लेगा तो सीखेगा ही सीखेगा। जब तक वो चीजों को सीखेगा नहीं, चीजों को अडॉप्ट नहीं करेगा, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो ये सार्वभौमिक सत्य है, सार्वभौमिक है कि व्यक्ति सीखेगा अपने जीवन में जरूर। ठीक है, नेक्स्ट है अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। जो अधिगम यानी कि जो लर्निंग है वो व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया। भाई जाहिर है कि कोई भी व्यक्ति है अगर कोई भी चीज सीखता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन जरूर आएगा। ठीक है, तो परिवर्तन लाने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को अगर उसमें चेंजिंग देखनी है, आपको सुधार करना है, तो उसको सीखना तो जरूरी है, आप उसको सिखाना पड़ेगा, तभी उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सीखना मानसिक क्षमताओं के विकास की प्रक्रिया है। जो सीखना है वो मानसिक क्षमताओं के विकास, यानी जब व्यक्ति सीखेगा तो उसकी जो मानसिक क्षमताएं हैं उसमें भी विकास होगा। ठीक है, उसका माइंड भी डेवलप होगा। तो ये कहीं ना कहीं सीखना मानसिक क्षमताओं के विकास की प्रक्रिया है, ये माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है। जो लर्निंग है ये एक सक्रिय है। ठीक है, सक्रिय है मतलब व्यक्ति जब सीखता है तो उसके एक अंदर एक पॉजिटिविटी आती है। ठीक है, कोई भी चीज वो सीखता है, ठीक है, नई चीजें वो जब अडॉप्ट करता है, सीखता है, तो उसमें एक पॉजिटिविटी आती है। ठीक है, तो ये एक सक्रिय प्रक्रिया मानी जाती है। नेक्स्ट है अधिगम उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। कोई भी व्यक्ति है अगर कोई भी चीज सीखता है या सीखना चाहता है तो वो एक उद्देश्य के लिए सीखता है कि हमें ये काम करना तो हमें ये आना चाहिए, ये काम अगर करना तो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए वो सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन ही अधिगम है। ठीक है, हमने जैसे ऊपर बताया कि जो व्यक्ति का व्यवहार है उसमें जो भी परिवर्तन होते हैं वो अधिगम के माध्यम से ही होते हैं, लर्निंग के माध्यम से ही होते हैं। नेक्स्ट सीखना एक सामाजिक क्रिया है। ठीक है, जो लर्निंग है एक सामाजिक क्रिया, क्योंकि जब एक बालक का जन्म होता है तो वो जो चीजें हैं सबसे पहले तो वो कुछ चीजें अपने परिवार से, अपने पेरेंट्स से सीखता है। ठीक है, सबसे पहले, उसके बाद समाज से सीखता है, फिर स्कूल से सीखता है। तो ये कहीं ना कहीं एक सामाजिक प्रक्रिया मानी जाती है लर्निंग। ठीक है, वो समाज से भी बहुत सारी चीजें सीखता है। नेक्स्ट है अधिगम में त्रुटियां, गलतियां और जो भ्रांतियां होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होती है जिनसे बालक सीखता है। ठीक है, और ये बात सही है कि जब व्यक्ति सीखेगा, ठीक है, कोई भी चीज वो सीखता है तो उसमें त्रुटियां भी होती हैं, उससे कई सारी गलतियां भी होती है, बहुत सारी भ्रांतियां भी होती हैं। तो ये जो चीजें हैं, तीनों चीजें, त्रुटियां, गलतियां और भ्रांतियां, ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होती है जिनसे बालक सीखता है। ये अगर ये व्यक्ति कोई भी बालक है वो अगर गलतियां नहीं करेगा, छोटी छोटी त्रुटियां नहीं करेगा, गलतियां नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे? तो ये गलतियां भी होनी जरूरी है। जब तक व्यक्ति से किसी भी तरीके की गलतियां नहीं होंगी, कोई बालक या कोई भी इंसान सोचे कि हम बिना गलतियों के सीख सकते हैं, हमसे गलतियां नहीं होती, तो ये गलत है। व्यक्ति गलतियां करेगा, उनसे गलतियां होती हैं तभी तो वो सीखता है। कभी कभी व्यक्ति अपने खुद की गलतियों से सीख लेता है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग मानी जाती है। नेक्स्ट है अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। ठीक है, जो लर्निंग होती है वो जाहिर है कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होगा। भाई जब तक वो सीखेगा नहीं तब तक उसका विकास हो ही नहीं सकता। तो व्यक्ति चीजें सीखता है, ठीक है, तभी उसका विकास होता है। जब तक वो सीखेगा नहीं, वो डेवलप होगा ही नहीं, उसका उसकी जो शारीरिक विकास होगा, शारीरिक, मानसिक, ये जो भी है, मतलब सर्वांगीण विकास अधिगम के माध्यम से ही होता है, सीखने के माध्यम से ही होता है व्यक्ति में। ठीक है, नेक्स्ट है अधिगम के द्वारा व्यक्ति में अपेक्षित परिवर्तन लाए जा सकते हैं। अगर व्यक्ति को सिखाया जाए कोई भी चीज, उसे पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, जब व्यक्ति खुद सीखे तो उसमें जो अपेक्षित उसके व्यक्ति में जो परिवर्तन होते हैं वो लाए जा सकते हैं। ठीक है, उसके जो स्वभाव में परिवर्तन, ठीक है, किसी भी तरीके का जो परिवर्तन है उसमें लाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है अधिगम एक रेखी नहीं होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति सीखता है तो वो एक रेखी नहीं होता है। ठीक है, कि एक रेखा में चला जाता नहीं, कभी व्यक्ति थोड़ा सीखता है, कभी ज्यादा, कभी कम, तब तो वो ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, तो ये एक रेखी नहीं होता है। ठीक है, अधिगम। नेक्स्ट है जो अधिगम है, इनको कौन कौन से कारक हैं जो व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे कारक होते हैं जो व्यक्ति को सीखने के लिए प्रभावित करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं उनको हेल्प करते हैं, तो वही होते हैं प्रभावित करने वाले कारक जो उन्हें हेल्प करते हैं सीखने में। ठीक है, तो जो सीखना है यानी कि जो अधिगम है उसको जो सबसे अधिक प्रभावित करती है वो अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। ठीक है, जो मोटिवेशन होती है वो व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। इसके बाद व्यक्ति का जो अधिगम है उसकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर इसके भाई जाहिर है कि
अगर कोई भी व्यक्ति सीखना चाहता है तो कोई व्यक्ति अगर सपोज दैट कोई भी पेरेंट्स है अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो उनको मोटिवेट तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सीखना ना सीखना वो बच्चे के ऊपर निर्भर करता है, क्या उसकी इच्छा है सीखना या नहीं सीखना। सपोज दैट कि कोई भी बालक है उसको हम पढ़ाना चाहते हैं, जबरदस्ती उसको भेज देंगे कि आप जाइए वहाँ पढ़ाई करिए, लेकिन उसको खूब मोटिवेट किए घर में, ठीक है, कि आप ऐसा करिए वैसा करिए, पढ़ लेंगे तो ये होगा वो होगा, ये बन सकते हैं वो बन सकते हैं, सब कुछ कर देंगे, लेकिन अगर बालक में पढ़ने की इच्छा है ही नहीं, उसमें इच्छा खेलने की है, तो वो नहीं पढ़ सकता, आप कितना भी मोटिवेट कर दें, ठीक है। तो ये दोनों चीजें बहुत ही महत्व रखती हैं व्यक्ति के लर्निंग में, यानी कि सीखने में, ठीक है, क्योंकि प्रेरणा जो है भी कई प्रकार की होती है, ठीक है। एक व्यक्ति होता है खुद से मोटिवेट हो जाता है, और एक होता है कि अगर व्यक्ति खुद से मोटिवेट है तो वो तो पढ़ेगा भाई, जाहिर है कि और उसको अगर वो खुद से मोटिवेट है तो उसको किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप पढ़ाई करिए ये करिए वो करिए, ठीक है, वो अगर खुद से मोटिवेट है तो खुद से कर लेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से कारक हैं जो व्यक्ति को बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं उनको सीखने में, ठीक है। तो जो पहला कारक है परिवार, परिवार जो है वो बालक को लर्निंग में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, बालक का जो अधिगम है उसमें बहुत ज्यादा सहायता करती है, कहेंगे कि बहुत ज्यादा प्रभावित करती है परिवार, क्योंकि जब एक बालक का जन्म होता है, सभी को पता है कि जब बालक का जन्म होता है तो वो सबसे पहले जो छोटी छोटी चीजें सीखता है वो अपने परिवार से ही सीखता है, अपने पेरेंट्स के द्वारा ही सीखता है, ठीक है। तभी तो कहा जाता है कि परिवार जो होता है वो बालक की प्रथम पाठशाला मानी जाती है, इसीलिए मानी जाती है क्योंकि वो परिवार से ही चीजें सीखना शुरू करता है, और जो कहें कि उसको सिखाता कौन है तो वो उसकी मदर यानी कि माता पिता होते हैं, जो कि उसे सिखाते हैं एक टीचर की तरह, ठीक है, एक टीचर की तरह उसको सिखाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके प्रथम गुरु भी माने जाते हैं, ठीक है। तो जो परिवार होता है वो बहुत ज्यादा प्रभावित करता है अधिगम, ठीक है। पहला जो परिवार है बालक, मतलब एक बालक को परिवार बहुत ज्यादा योगदान देता है सिखाने में। नेक्स्ट है वातावरण, ठीक है, वातावरण का भी एक अहम रोल होता है व्यक्ति को सीखने में, ठीक है। मान लीजिए व्यक्ति पढ़ना चाहता है, कोई भी बालक है बच्चा है पढ़ना चाहता है, उसको परिवार तो अच्छा मिल गया है, ठीक है, मान लीजिए कि उसके पेरेंट्स हैं और वो परिवार में रह रहा है, लेकिन वहां पे अगर वातावरण अच्छा नहीं मिल रहा है, मान लीजिए कि उसमें कई सारे लोग हैं और वो पढ़ना चाह रहा है, लेकिन वहाँ पे एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं, वहाँ लोग बातें कर रहे हैं, वहाँ पेरेंट्स भी बैठे हैं, बच्चा पढ़ रहा है उसके बाद भी बच्चे पेरेंट्स बातें कर रहे हैं, लड़ाई हो रही झगड़े हो रहे हैं, मतलब उसको अच्छा वातावरण नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं एक बच्चे को सीखने के लिए एक अच्छे वातावरण की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे आप एक एग्जाम्पल थ्रू मान सकते हैं, जैसे एक बालक होता है, ठीक है, एक छोटा बालक है, ठीक है, दो बालक होते हैं, एक बालक ऐसा है कि जहाँ पे उसके पेरेंट्स उसको पर डे अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, पॉजिटिव थॉट उसके सामने शेयर करते हैं, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें उसके सामने रखते हैं, निगेटिव का मतलब बिल्कुल भी वहाँ पे कोई रोल नहीं होता, अच्छी अच्छी बातें उनको बताते हैं, तो वो बच्चा वहाँ पर अच्छी चीजें अडॉप्ट करता है, ठीक है। और दूसरा बच्चा वहीं पे ऐसे माहौल में रह रहा है जहाँ पे उसके पेरेंट्स जो है पर डे एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, तो वो बालक वहाँ पे जो गलत चीजें हैं, निगेटिविटी है, नकारात्मक चीजें वो अडॉप्ट कर देगा, ठीक है। तो वो अगर उसके पेरेंट्स चाहें कि उसका बालक जो है वो अच्छी पढ़ाई करे, अच्छी बातें करे, ये गलत बातें क्यों कर रहा है, तो ऐसा नहीं पॉसिबल, क्योंकि उसको एटमॉस्फेयर ही वैसा मिल रहा है, ठीक है। तो जो लर्निंग है उसको वातावरण बहुत ज्यादा प्रभावित करती है सीखने के लिए, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थर्ड, समाज, एक जो समाज का रोल होता है वो बहुत ही अहम रोल होता है व्यक्ति को सीखने के लिए, क्योंकि जब बालक पहले परिवार से सीखता है, फिर वहाँ के जो वातावरण से सीखता है, फिर समाज में एक जब बाहर निकलता है तो चीजें समाज से भी सीखता है, ठीक है, जैसे उसका समाज होता है उसके अकॉर्डिंग ही वो चीजें अडॉप्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षक के व्यवहार, उसके बाद बालक फिर स्कूल जाता है, ठीक है, बालक फिर स्कूल जाता है, वहाँ पे चीजें सीखने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे जो शिक्षक व्यवहार है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है बालक को सीखने के लिए। सपोज दैट एक कोई बालक है उसको अच्छा परिवार मिला, ठीक है, सीखने के लिए उसने अच्छी चीजें सीखी, परिवार से अच्छा वातावरण मिला, फिर उसको अच्छा समाज मिला, लेकिन अगर स्कूल गया और वहाँ पे उसको अच्छे शिक्षक शिक्षक नहीं मिले, अच्छे टीचर नहीं मिले, अगर अच्छे टीचर नहीं मिले, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं रहा पढ़ाने में, वो आए दिन उल्टा सीधा बोलते रहते हैं बच्चों को, ठीक है, अच्छे से पढ़ाते नहीं है, और जैसा बच्चे ने उम्मीद की थी उसके अनुसार टीचर नहीं पढ़ाते हैं, तो उसका जो सीखने का जो रेशियो होगा वो जहाँ पर ऊपर बढ़ने की जगह वो नीचे घटता चला आएगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रोल
अदा करता है बच्चे को सीखने के लिए, शिक्षा का व्यवहार। ठीक है। थर्ड है सीखने में रुचि। अब यहाँ पर जो सीखने में रुचि है ये बालक के लिए है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी बालक है, उसको सारी चीजें मिल रही है अच्छी, उसको अच्छा परिवार मिल रहा है, अच्छा वातावरण मिल रहा है, अच्छा समाज मिल रहा है, अच्छे टीचर भी मिल रहे हैं पढ़ाने के लिए या किसी भी चीज को सीखने के लिए, लेकिन उसको सीखने की रुचि ही नहीं है बालक में, तो वो वहाँ सारी चीजें नहीं सीख पाएगा। ठीक है। अगर उसमें रुचि ही नहीं है, किसी भी चीज में रुचि होना, सपोज दैट हम पढ़ाई कर रहे हैं या हम पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, अगर आपको ये जो टॉपिक है पढ़ने में कोई रुचि ही नहीं है तो आप चीजें नहीं अडॉप्ट कर पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे, हम कितना भी अच्छा पढ़ा दें आपको। तो कहीं ना कहीं जो रुचि है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है आपको सीखने के लिए। ठीक है। तो आपका जो इंटरेस्ट है वो होना बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज को सीखने के लिए। नेक्स्ट है परिपक्वता यानी कि मेच्योरिटी। परिपक्वता भी एक अहम हिस्सा होता है सीखने के लिए, क्योंकि जब बालक चीजें तब से अडॉप्ट करता है या चीजें समझता है जब वो परिपक्व हो जाता है। ठीक है। जब बालक जब छोटा होता है तो कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है, जब छोटा होता है तो वो चीजें नहीं समझता है। ठीक है। जब वो थोड़ा बड़ा होता है, मेच्योर हो जाता है तो वो चीजें अडॉप्ट करने लगता है, उसको समझने लगता है कि हाँ ये चीजें ऐसी ही होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है निश्चित उद्देश्य। अगर किसी भी बालक को सीखने के लिए एक निश्चित उद्देश्य मिल जाता है, एक उद्देश्य मिल जाता है कि हमें सीटेट क्वालिफाई करना है अब की बार, तो क्वालिफाई करना है मतलब वो फिर सीखेगा, हर उसका एक उद्देश्य मिल जाएगा ना कि हाँ हमें ये काम करना है, हम इसीलिए सीख रहे हैं, तो वो सीखना उसका फिर पर डे मतलब वो बिना कुछ कहे, बिना किसी मोटिवेशन के, बिना किसी अलग पॉजिटिविटी के वो खुद से ही पढ़ाई करने लगेगा, खुद से तैयारी करने लगेगा। ठीक है। मान लीजिए अगर कोई भी ऐसे लोग हैं जो कि सीटेट का से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो वो फिर इस क्लास को, मान लीजिए हम एक क्लास पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, आपका सीटेट से कोई लेना देना नहीं, तो आपको इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा हमारी क्लास में। ठीक है। और अगर आपने एक उद्देश्य बना लिया कि जो 2023 का जो सीटेट है वो हमें क्वालिफाई करना है अच्छे मार्क्स से हर हाल में, तो आप ये क्लास जरूर देखेंगे और जरूर पढ़ेंगे, आपको चीजें समझ में भी आएगी, क्योंकि आपने एक उद्देश्य बना लिया कि हमें सीटेट क्वालिफाई करना ही है। ठीक है। तो सीखने के लिए जो उद्देश्य होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। नेक्स्ट है सीखने के लिए तत्पर होना। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपको सीटेट क्वालिफाई करना, तो उसके लिए सीखने के लिए तत्पर भी होना चाहिए, आपको आपके अंदर एक लगन भी होना चाहिए, तत्परता होनी चाहिए कि नहीं हमें अगर सीटेट क्वालिफाई करना है तो दिन में आपको अगर जितने भी समय आपको टाइम मिल जाए, आपको पढ़ाई करनी है तो करनी है। किसी भी कोई कुछ भी कहे, कोई कितनी भी गलत चीजें बोले, कोई उल्टा सीधा जो भी बोले, आपको नहीं सुनने किसी की बातें, आपको बस अपने पढ़ाई पर फोकस करना है, क्योंकि आपने एक उद्देश्य बना लिया है कि आपको सीटेट क्वालिफाई करना है तो करना है। मीन्स आपको सीखने के लिए हमेशा तत्पर होना चाहिए, किसी भी टाइम, दिन में, रात में, शाम को, सुबह उठते बैठते, किसी भी टाइम अगर आपको टाइम मिल जाता है तो उसके लिए आप तत्पर रहिए किसी भी टाइम। आप कोई बहानेबाजी मत करिए कि नहीं हमारे पास ये सुविधाएं नहीं है, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है। आप बस तत्पर रहिए उसके लिए, आपको करना है तो करना है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट है अभ्यास। ठीक है। आपके पास सारी चीजें आ गई, आपके पास उद्देश्य भी है, आपके पास तत्परता है, लेकिन आप अभ्यास नहीं कर रहे हैं। ठीक है। जैसे सपोज दैट आप, हम एग्जाम्पल लेते हैं अपने की, जैसे मान लीजिए सीटेट के लिए आप बिल्कुल एकदम से उद्देश्य बना लिया कि हमें क्वालिफाई करनी है। ठीक है। और आप उसके लिए तत्पर भी हैं, लेकिन आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो नहीं लगा रहे हैं। ठीक है। अभ्यास नहीं कर रहे हैं, तो भी चीजें जो है आपने अचीव करी है, अडॉप्ट की है, चीजें आपने सीखी, वो स्किप हो जाएगी। तो ये भी अभ्यास भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपको सीखने के लिए। ठीक है। आई होप समझ में आ गई होंगी चीजें आपको। तो नेक्स्ट है अधिगम की विधियां। अब इसमें अधिगम की कौन कौन सी विधियां हैं, जिसमें कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है अधिगम की विधियों से। ठीक है। तो इनको भी वन बाय वन सारे पॉइंट्स देखते हुए चलेंगे। पहला है करके सीखना, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो करके सीखना है ये जो हमारे यहाँ बेसिक यानी कि प्राइमरी के जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है। आपकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो भी मानती है कि जो बच्चे हैं वो अगर वो खुद से करके सीखते हैं तो चीजें उनके अंदर काफी टाइम तक रहती है स्थायी रूप से। ठीक है। बच्चे उनको भूलते नहीं अगर खुद से करके सीखते हैं। वो आपकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वो भी चाहती है कि हर स्कूल में हर टीचर इस पद्धति को अपनाए, इस विधि को अपनाए बच्चों के लिए। ठीक है। ताकि बच्चे आसानी से सीख सकें चीजों को। ठीक है। तो इसके बारे में देखेंगे कि ऐसा देखा गया है कि जिस काम को हम स्वयं से करते हैं, ठीक है,
उसे हम बहुत जल्दी सीख लेते हैं और वह स्थायी रूप से बनी रहती है। इस विधि को किलपैट्रिक ने सर्वाधिक समर्थन दिया। ठीक है, इस जो करके सीखना यानी कि लर्निंग बाय डूइंग है, इसको किलपैट्रिक महोदय ने भी अपना समर्थन दिया है कि हाँ, बच्चे जो है अगर वो लर्निंग बाय डूइंग यानी जो करके सीखते हैं, अगर इस माध्यम से पढ़े, इस विधि से पढ़े, इस पद्धति से पढ़ाई करें, यानी टीचर अगर इस विधि से, इस मेथड से पढ़ाता है, तो बच्चे चीजों को जल्दी अडॉप्ट करेंगे, उनको भूलेंगे नहीं, उनके माइंड में रहेंगे काफी टाइम तक। ठीक है, जैसे इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखें, मान लीजिए आप सीटेट की तैयारी के लिए आप बिल्कुल तन मन से लग गए हैं पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, और अगर आप उसमें लर्निंग बाय डूइंग आप वैसे करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि आपको यहाँ एग्जाम देने जाना है। ठीक है, वहाँ पे एग्जाम जो होंगे वो ऑनलाइन होंगे। ठीक है, आपको पता है, सबको पता है कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। अगर आप वही चीज वही जैसे वहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम देंगे, उसी प्रोसेस से अगर आप मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, जहाँ पे पढ़ाई करते हैं घर पे ही मॉक टेस्ट लगा के जाते हैं, यानी करके सीख के जाते हैं, वही चीजें आप सीख के पहले से जाते हैं, मॉक टेस्ट लगा के जाते हैं, तो आपको वहां पे कोई कुछ चीजें जो होंगी वो नई नहीं लगेंगी। तो आपको एकदम बिल्कुल हलवा लगेगा कि अरे हम तो यही काम करके आए हैं, वही काम आपको सेम हुआ करना है। ठीक है, अगर आप मॉक टेस्ट यहाँ नहीं लगाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट वहाँ पेपर देने जाते हैं, तो आपको चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी क्योंकि आप पहली बार वहाँ पे देख रहे होंगे ऐसी चीजें। ठीक है, तो ये वही चीजें होती है कि पहले आप खुद करिए वो काम, उससे सीखिए, फिर तो चीजें माइंड में रहेंगी। ठीक है, तो ऐसे होता है कि मतलब कोई भी चीज अगर सिखानी हो या सीखनी हो तो पहले उसको चीजें करिए, पहले उस काम को करेंगे कि अरे ये काम होता कैसे, चलो देखते हैं। तो उसको जब करेंगे उसमें जो रिजल्ट आएगा तो फिर हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीजें ऐसी होनी चाहिए, और वो चीजें माइंड में काफी टाइम से फिर रहेंगी, वो स्किप नहीं होंगी। ठीक है, तो यही होता है करके सीखना। नेक्स्ट है परीक्षण करके सीखना। ठीक है, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंटिंग। ठीक है, इस विधि के माध्यम से व्यक्ति नई चीजों को खोज कर सीखता है। ठीक है, जो ये परीक्षण है यानी कि जो करके परीक्षण करके सीखना है, इसमें क्या करता है बालक कि जो नई नई चीजें उनको पहले खोजता है, उसके बाद उससे सीखता है। ठीक है, तो वो होता है परीक्षण करके सीखना। जो ये विधि है, इस विधि का जो समर्थन है, यानी जो प्रयोग द्वारा जो सीखने का समर्थन है, उसको विलियम वुंड ने दिया है। ठीक है, कि जो कोई भी व्यक्ति है अगर प्रयोग करके सीखता है तो वो ज्यादा मायने रखता है अदर सीखने में। ठीक है, वो चीजों उसको जो है बालक जल्दी अडॉप्ट करता है अगर वो प्रयोग करके सीखता है तो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज है, जैसे कि हम आप किसी बालक को समझाते हैं कि आप वो सांप है, आप उसको नहीं, उसके पास नहीं जाइएगा, नहीं तो वो काट लेगा। ठीक है, और नुकसान होगा। ठीक है, तो वो नहीं मानता है, नहीं मानता है, वो जाता है, फिर क्या करता है, एक बार वो पकड़ लेता है, कहते हैं करके देखे, देखते हैं काटता है कि नहीं काटता है। तो वो जैसे ही पकड़ता है वो काट लेता है, तो वहां पे उसको एक सीख मिल जाती है कि हाँ ये चीज है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये चीज हो सकती है। तो वो पहले कर लेता। कुछ बच्चे होते हैं कि करके लाओ देखते हैं ये कैसा काम होता है, तो वैसे करते हैं, तो उसमें कई चीज कभी कभी नुकसान भी हो जाती है और कभी कभी थोड़ा सा हमें सीखने को भी मिल जाता है। ठीक है, तो ये होता है कि प्रयोग द्वारा हम प्रयोग करके सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निरीक्षण करके सीखना, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्व करके सीखना। इस विधि में बालक निरीक्षण करके सीखता है, यानी कि ऑब्जर्व करके सीखता है चीजों को। जिन चीजों को बालक निरीक्षण करके सीखता है वह बालक के दिमाग में लंबे समय तक रहती है। इस विधि को वाटसन ने बहुत ज्यादा महत्व दिया है। ठीक है, वाटसन महोदय है एक मनोवैज्ञानिक जिन्होंने इस विधि को यानी कि ऑब्जर्वेशन विधि को ज्यादा महत्व दिया है। ठीक है, ये मानते हैं कि जो व्यक्ति ऑब्जर्व करके सीखता है एक दूसरे को देखकर, वो ज्यादा दिन तक उसके माइंड में रहती है। ठीक है, जैसे कोई भी बालक है, क्या होता है कि जैसे छोटे छोटे बालक होते हैं, हम सबके घर में ऐसा होता है, हम सब ने देखा है कि छोटे बालक हैं और उनके सामने अगर हम अच्छी बात करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो वो अच्छी बातें ऑब्जर्व करते हैं। अगर वहीं पे हम 10 बातें अच्छी कर रहे हैं और 1-2 बातें हम वैसी कर देंगे जो हमें नहीं करनी चाहिए, तो बच्चे ऑब्जर्व कर लेते हैं, तुरंत ऑन द स्पॉट ऑब्जर्व कर देंगे। ठीक है, और वो उसी बात को रिपीट करने लगेंगे, वो सीख जाएंगे। तो वो होता है ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है सामूहिक विधि द्वारा सीखना। ठीक है, ये विधियां सीखने के लिए अधिक उपयोगी और प्रभावशाली मानी जाती हैं। ठीक है, जो सामूहिक विधि द्वारा व्यक्ति सीखता है वो बहुत ज्यादा उपयोगी और प्रभावशाली मानी जाती है, क्योंकि ये व्यक्ति को डायरेक्टली प्रभावित करती हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ सामूहिक विधियां होती हैं, जैसे कि एक ये वाद विवाद विधि हो गया। ठीक है, सम्मेलन या विचार गोष्ठी हो गया। ठीक है, कार्यशाला विधि या प्रोजेक्ट, इन सब जो ये सारी जो सामूहिक विधियां होती है, इन जगहों पर व्यक्ति आनंद का अनुभव करते हुए सीखता है। ठीक है, व्यक्ति मतलब
खेल खेल में सीख लेता है, ठीक है। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, मजाक करते हुए चीजें सीख लेता है। जैसे मान लीजिए वाद विवाद है, इसमें व्यक्ति वाद विवाद करते हुए एक दूसरे से चीजें अडॉप्ट कर लेता है, चीजें सीख लेता है, ठीक है। तो ये जो विधि है इसमें व्यक्ति आनंदित रूप से सीखता रहता है, अपनी हंसी मजाक में चीजें सीख लेता है, क्योंकि उसमें समूह में सीखता है। तो कोई मान लीजिए 10 लोगों का एक समूह है, तो उसमें 10 तरह की बातें निकल के आती हैं, तो उसमें एक व्यक्ति 10 तरीके की चीजें अडॉप्ट करता है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा प्रभावशाली मानी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अधिगम के पक्ष। जो अधिगम यानी कि जो लर्निंग है, इसके जो पक्ष हैं वो हैं तीन। एक है संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है भावनात्मक पक्ष और तीसरा है क्रियात्मक। संज्ञानात्मक पक्ष यानी कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है, और भावनात्मक यानी अफेक्टिव डोमेन, और क्रियात्मक यानी साइकोमोटर डोमेन। ये तीन प्रकार के जो अधिगम के पक्ष हैं, ये तीन प्रकार के हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ठीक है। इन सबको 1 बाय 1 पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो इसमें जो पहला है संज्ञानात्मक पक्ष, यानी कि जो कॉग्निटिव डोमेन है, इसका जो वर्गीकरण है, इसको ब्लूम ने 1986 यानी 1986 में किया था, ठीक है। ये बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि जो ब्लूम का जो ये वर्गीकरण है, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो जो संज्ञानात्मक है, संज्ञानात्मक वर्गीकरण यानी कॉग्निटिव डोमेन, ये ब्लूम ने दिया था और 1986 यानी कि 1986 में किया था, जो कि व्यक्ति के मानसिक योग्यता से संबंधित है, ठीक है, मेंटल एबिलिटी से संबंधित है। और इनमें से व्यक्ति सरल से कठिन या निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर सीखता है। ब्लूम कहते हैं कि जो संज्ञानात्मक पक्ष में व्यक्ति जो है वो पहले सरल से कठिन, यानी पहले सरल सीखता है, फिर कठिन की ओर जाता है, यानी कि निम्न स्तर से उच्च स्तर को जाता है, ठीक है। उच्च स्तर से पहले वो चीजें, छोटी छोटी चीजें सीखता है, फिर वो बड़ी चीजें सीखता है, ठीक है। पहले वो सरल चीजें सीखता है, फिर कठिन की ओर पहुंचता है। ये ऐसा ब्लूम मानते हैं, ठीक है। ब्लूम ने संज्ञानात्मक पक्ष को 6 भागों में बांटा है, ठीक है। जो संज्ञानात्मक पक्ष है, इसको ब्लूम ने 6 भागों में बांटा है। तो वो 6 भाग कौन कौन से हैं, उनको हम देखते हुए चलते हैं। तो जो 6 भाग हैं वो हैं, सबसे पहला, यानी कि इसको हम पहले ब्लूम ने जो ये 6 भागे बांटे, उनको हम यहाँ से शुरू करते हैं, यानी ज्ञान से। पहले जो है वो है ज्ञान, ठीक है। ब्लूम ने पहला जो वर्गीकरण किया है, यानी जो 6 भाग उनके संज्ञानात्मक पक्ष के, वो पहला जो है ज्ञान है, ठीक है, पहला ज्ञान है। दूसरा बोध यानी समझ है, तीसरा अनुप्रयोग है, चौथा विश्लेषण है, और पांचवा संश्लेषण और छठा मूल्यांकन है, ठीक है। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि सबसे पहले जो है इन्होंने ज्ञान को दिखाया है कि सबसे पहले व्यक्ति नॉलेज सीखता है, यानी पहले ज्ञान अडॉप्ट करता है, कोई भी चीज सीखता है, ठीक, उसमें चीजें वो जानने की कोशिश करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करता है सबसे पहले ज्ञान। फिर वो पहले कोई भी चीज है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी है उस चीज है, कोई भी टॉपिक है, वो पहले उसको पढ़ता है, फिर समझता है, ठीक है, फिर उसका अनुप्रयोग करता है, फिर विश्लेषण करता है उसके बारे में, ठीक है, फिर संश्लेषण की प्रक्रिया करता है, फिर वो एक खुद से मूल्यांकन करता है, ठीक है। तो ये यहाँ से शुरू होती है, ज्ञान से लेकर ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ठीक है। ये 5-6 चीजें हैं जो कि ब्लूम ने वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट है भावनात्मक पक्ष, यानी कि अफेक्टिव डोमेन। इसमें ब्लूम बताते हैं कि जो व्यक्ति होते हैं वे तरीके शामिल होते हैं इनमें, यानी कि भावनात्मक पक्ष में ऐसे तरीके शामिल होते हैं जिन्हें हम भावनात्मक रूप से सामना करते हैं, यानी कि अफेक्टिव डोमेन होते हैं जो, ठीक है। जैसे कि प्रेरणा हो गया, ठीक है, तारीफ या उत्साह, ये जो होते हैं वो व्यक्ति के भाव होते हैं, किसी भी चीज से प्रेरित होते हैं, या कोई तारीफ कर देता है या बिल्कुल उत्साहित हो जाता है, तो वो एक तरह से भाव प्रकट करते हैं, ठीक है। तो ये जो है अफेक्टिव डोमेन होता है, भावनात्मक पक्ष कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रियात्मक, यानी कि साइकोमोटर डोमेन। इसमें व्यक्ति की जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं उससे संबंधित है, यानी कि जो क्रियात्मक पक्ष होता है उसमें व्यक्ति के शारीरिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, और उन सब चीजों से संबंधित होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति क्रिकेट खेलता है, ठीक है, या फिर कोई भी गेम खेलता है, या दौड़ता है, या फिर जिम जाता है, तो ये सारी क्रियाएं जो आती हैं वो क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होंगी। तो ये सारी चीजें जो हैं ये ब्लूम ने वर्गीकृत किया है। ये 6 ब्लूम का जो ये पक्ष है, संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक और क्रियात्मक, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि जो उनका वर्गीकरण है ये इन्होंने कब दिया था, तो 1986, आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये आता है एग्जाम में।
और कभी कभी ये भी आता है कि जैसे ये इतनी सारी चीजें आ गई, मान लीजिए कि ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, कभी कभी आ जाता है ऑप्शन में कि ये सारे ऑप्शन दे देंगे, इसमें बताएंगे कौन सा इसमें वर्गीकरण ब्लूम का नहीं है, ठीक है, या इसमें से कौन सा ब्लूम का वर्गीकरण है। तो ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप देखते रहिएगा, देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं अधिगम के बारे में। आई होप आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास समझ में आती है या पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। आप ऐसे लोगों को शेयर करिए जो कि सीटेट की तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, ठीक है, या फिर उनका सीटेट नहीं निकल रहा है, कई बार से दे रहे हैं, तो आप उनके लिए थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी, ठीक है, उनको एक डायरेक्शन मिल जाएगा पढ़ाई करने का। तो ऐसे लोगों को आप तैयारी के लिए वीडियो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप नए हैं चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।